आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे भारत बनेगा आसमान का सुल्तान। खबर दिल्ली से। भारतीय सेना की ताकत बढ़ने वाली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की भारत यात्रा से पहले 114 राफेल विमानों की खरीद का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को 12 फरवरी को डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल ने राफेल फाइटर जेट की खरीद को मंजूरी दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें यह बड़ा फैसला लिया गया। आपको बता दें, डीएसी ने 114 अतिरिक्त राफेल जेट्स की खरीद को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित कीमत 3.25 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा नौसेना के लिए 6 P-81 पोसीडॉन समुद्री निगरानी विमानों की खरीद के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी है। आपको बता दें, डीएससी की मंजूरी के बाद प्रस्ताव सीसीएस के पास जाएगा, जहां पीएम मोदी की अगुवाई वाली कमेटी डील पर अंतिम फैसला लेगी। भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल जेट्स पहले से मौजूद हैं। ये साल 2016 में हुए सौदे से आए थे। वायुसेना को कुल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि अभी केवल 29 ही हैं। पुराने एयरक्राफ्ट भी रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में सेना को नए और आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत थी। इसको ध्यान में रखते हुए डील को हरी झंडी दिखाई गई है। 114 नए राफेल विमानों के शामिल होने से वायुसेना को 6 से 7 नए स्क्वाड्रन मिलेंगे। तो हम बात कर रहे हैं भारत बनेगा आसमान का सुल्तान। 114 राफेल जेट्स का रास्ता साफ हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल मौजूद हैं। 36 राफेल साल 2016 में खरीदे गए थे। वायुसेना को कुल 42 स्क्वाड्रन की अभी जरूरत है। अभी केवल 29 स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं। अब 114 नए राफेल विमानों के शामिल होने से 6 से 7 स्क्वाड्रन की बढ़ोतरी होगी वायुसेना में। 18 जेट्स रेडी टू फ्लाई में आएंगे। बाकी 96 मेक इन इंडिया से भारत में ही बनेंगे। भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल जेट्स, 36 राफेल साल 2016 में सौदे से आए थे। तो 114 राफेल जेट्स का रास्ता साफ हुआ। अभी केवल 29 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना के पास हैं, जबकि 42 की जरूरत है। अब 114 नए राफेल विमानों के शामिल होने से 6 से 7 स्क्वाड्रन की बढ़ोतरी होगी भारतीय वायुसेना में। तो 114 राफेल विमानों की डील को हरी झंडी दी गई है। बाकी 96 विमान मेक इन इंडिया के तहत 18 विमान जो है वो रेडी टू फ्लाई मिलेंगे, जबकि 96 विमान मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनेंगे। और अब हम बात करेंगे लैम्बोर्गिनी के शिवम कुबेल। कानपुर लैम्बोर्गिनी कार एक्सीडेंट केस में आरोपी शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई है। 20,000 के मुसलके पर शिवम को बेल दी गई है। साथ ही कोर्ट ने रिमांड की मांग भी खारिज कर दी। आपको बता दें कि कोर्ट में शिवम मिश्रा ने खुद अपनी पैरवी की, जिसके बाद अदालत ने पुलिस की नोटिस प्रक्रिया पर सवाल उठाए। विवेचक 2 बार नोटिस दिए जाने का प्रमाण पेश नहीं कर पाए। आखिर में कोर्ट ने शिवम को 20,000 के मुचलके पर रिहा करते हुए पुलिस जांच में सहयोग करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस ने वंशीधर टोबैको ग्रुप के मालिक के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा को वीआईपी रोड हादसे के आरोप में गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया था। दरअसल तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम पर आरोप है कि रविवार दोपहर ग्वालटोली क्षेत्र स्थित वीआईपी रोड पर लैम्बोर्गिनी कार तेज रफ्तार में अनियंत्रित होकर पहले ऑटो और बुलेट से टकराई, फिर फुटपाथ पर चढ़ गई। हादसे में वाहन सवारों समेत कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आज पुलिस द्वारा रिमांड पेश किया गया था सुबह, जो कि न्यायालय ने सही न मानते हुए उसको खारिज कर दिया गया है और अभियुक्त को रिहा कर दिया गया है।
पुलिस रिमांड की बात होगी। न्यायिक हिरासत में जब हम जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं न्यायिक अभिरक्षा के लिए, तो होता है न्यायिक। वो रिहा हो गया, अभियुक्त रिहा हो गया है। मुचलके पे रिहा हो जाएगा। अभी अमाउंट की जानकारी 10 मिनट बाद में देंगे। शिवम मिश्रा को जमानत मिल गई। उनके वकील हमारे साथ, उनसे बातचीत कर लेते। सर, क्या कुछ सुनवाई में रहा है और किस तरीके से जमानत मिली है? ऐसा है कि जमानत का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जब उसका रिमांड ही रिफ्यूज कर दिया गया। जो पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी की, जो विवेचक हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। और अर्नेस्ट कुमार बनाम स्टेट ऑफ बिहार में जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए और उसी के आधार पर डीजी सर्कुलर जारी हुआ, उसका भी पालन जो है विवेचक के द्वारा नहीं किया गया। इन सारे बिंदुओं पर माननीय न्यायालय ने सुनवाई की, पत्रावली का अवलोकन किया और ये पाया कि कोई भी युक्त संगत आधार नहीं है कि अभियुक्त को 14 दिनों तक जेल में रखा जाए। रिमांड उसका निरस्त करते हुए अभियुक्त को ये निर्देश दिया गया है कि वो 20,000 रुपए का निजी बंध पत्र दे और इस बात की अंडरटेकिंग दे कि भविष्य में वो बराबर विवेचना में सहयोग करता रहेगा और जो भी सिद्धांत उन्होंने बताए हैं उनका पालन करेगा। 9 शर्तें भी बताई जा रही हैं कि लगाई गई हैं, उनमें क्या क्या कुछ शर्तें है कि वो शर्तें हैं सारी की सारी माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन में है। अर्नेस्ट कुमार के मामले में वो सारी शर्तें हैं, सत्येंद्र कुमार अंटिल के मामले में वो पूरी शर्तें हैं। उनका सबका पालन करना होता है कि मैं एविडेंस को टेम्पर नहीं करूंगा, मैं शहर नहीं छोड़ूंगा, मैं बिना कोर्ट की अनुमति के विदेश नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी तरीके का कोई अपराध नहीं करूंगा, इस तरीके की, और बराबर न्यायालय में हाजिर रहूंगा। जब भी न्यायालय चाहेगी तब मैं उस दिन उपस्थित रहूंगा। कचहरी में स्ट्राइक भी चल रही थी, उसका भी कहीं ना कहीं यहाँ पर असर देखने को? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्राइक एक अलग बात हो गई, यहाँ पर अभियोजन और न्यायालय के बीच का एक संवाद था। इसमें स्ट्राइक और गैर स्ट्राइक का कोई मतलब नहीं, अधिवक्ता का भी कोई रोल नहीं, क्योंकि अभियोजन और न्यायालय के बीच का जो संवाद था उसमें यह पाया गया कि कानून के विपरीत जमानती अपराध में अभियुक्त को बिना न्यायालय के आदेश के गिरफ्तार कैसे किया गया, इस बात को अभियोजन बता पाने में कासिर रहा। लास्ट सवाल सर, लास्ट सवाल, क्या शिवम मिश्रा की तबीयत खराब है? क्योंकि अभी वो एम्बुलेंस में ले गए हैं। हाँ, उसकी तबीयत खराब है, उसके वीगो वगैरह सब लगे थे कोर्ट में, बराबर डॉक्टर के सहयोग, डॉक्टर उसके साथ में थे। तो ये थे हमारे साथ शिवम मिश्रा के अधिवक्ता, जिनका ये कहना है कि कोर्ट ने शिवम को राहत दे दी और कहीं ना कहीं जमानत देके उनकी जो मुश्किलें हैं उनको कम कर दिया है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। और अब हम बात करेंगे मित्र पुलिस का अश्लील चेहरा। बाराबंकी जिले के रामनगर थाने में तैनात दारोगा अखिलेश यादव पर एक महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पीड़िता का आरोप है कि दारोगा ने पारिवारिक विवाद की जांच के बहाने उससे संपर्क बढ़ाया और फिर उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला का कहना है कि दारोगा उसे फोन कर लंबे समय तक बात करता था और पति को छोड़कर उसके साथ रहने का दबाव बनाता था। इतना ही नहीं, नौकरी दिलाने का लालच भी दिया गया और विरोध करने पर केस में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़िता के मुताबिक एक बार दारोगा ने उसे रास्ते में रोककर जबरन गाड़ी में खींच लिया और अशोभनीय हरकत की। महिला के शोर मचाने पर आसपास लोग जुटने लगे और जिसके बाद वह किसी तरह वहां से निकल गया। महिला का यह भी आरोप है कि दारोगा अक्सर घर में पुरुष सदस्यों की गैर मौजूदगी में पहुंच जाता था और वर्दी की धौंस दिखाकर दबाव बनाता था। पीड़िता का कहना है कि उसने स्थानीय स्तर पर शिकायत की, लेकिन रसूख के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि दारोगा ने उसके पति को डकैती और शराब तस्करी के झूठे आरोप में फंसाने की भी धमकी दी। मामला धूल पकड़ने लगा तो इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने जांच की बात कही। पीड़ित परिवार ने पुलिस कप्तान अरविंद विजयवर्गीय से शिकायत करने के साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गुहार लगाई। फिलहाल प्रकरण की जांच जारी है और पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, अखिलेश दारोगा जो है सर, हमारे मतलब जो लड़ाई झगड़ा हुआ था उसी सिलसिले से हमको टॉर्चर कर रहा था सर, और हमसे कई बार भी बोला कि तुम अपने पति को छोड़ दो और आप हमारे मतलब कि हमसे बातचीत क्या करो। तो हाँ सर, हमने कहा हम अपने पति को नहीं छोड़ सकते, ना हम आपसे बात कर सकते हैं, और आप हमारे नंबर पे फ़ोन भी मत करना। सर, उसने फिर भी बार बार हमारे नंबर पे कॉल करता था। कभी कदा हाँ सर, टॉर्चर किया हमको, और जब हमको बुलाया तो हमको गाड़ी में पकड़ के खींच के बिठा लिया सर। चाचा जो हमारी मारपीट हुआ था तो हमारी वाइफ ने शिकायत दर्ज की, रिपोर्ट किया,
तो इन्होंने जांच में आए, जांच करते होते फिर हमारे नंबर ले लिए मेहरुआ का, तो उन्होंने बात करने लगे धीरे धीरे। तो फिर बहन हमारे साथ में गई तो 2-3 बार उनको बैठा ले गए, तो बहन से भी नहीं कहे कि साइकिल यहाँ खड़ी कर, तो उन्होंने अकेले क्यों बैठा ले गए। बिल्कुल, इस खबर पर हम अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, दारोगा की एक करतूत सामने आई है जिससे पीड़िता का दर्द फूटा है। इज्जत की खातिर कुछ बताने की बात सामने हालांकि बताया नहीं, लेकिन ये जो घटना सामने आई वर्दी पर निश्चित रूप से दाग जरूर लगते नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? रामनगर थाना क्षेत्र का मामला है। ये जो पीड़िता महिला है, इसके पारिवारिक विवाद के चलते थाने में एक मामला गया था, जिसकी जांच इस आरोपी दरोगा अखिलेश यादव को मिली थी। और जांच के बहाने ये महिला बार बार फोन करके बात करने का प्रयास करता था, जैसा कि महिला का आरोप है कि काफी महिला को परेशान भी करता था। और जब उसके घर में कोई नहीं होता था तो किसी न किसी बहाने उसके घर पहुंच जाता था, यहाँ तक कि एक बार उसके कमरे तक चला गया। महिला ने काफी इसका विरोध भी किया। एक बार रास्ते में इसने महिला को हाथ पकड़ के जबरन अपनी गाड़ी में बैठा दिया और कुछ ऐसी बात करने लगा जिससे महिला ने आवाज दी। तो जब भीड़ इकट्ठा होने लगी तो महिला वहां से निकल करके चली गई। इस पूरे प्रकरण के बाद जब महिला के पति ने भी 1-2 बार इस विषय में बात करने का प्रयास किया तो उसको अन्य मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का भी इन लोगों ने आरोप लगाया है। जिस प्रकरण के बाद जब थाने में महिला ने शिकायत दिया इस पुलिस अधीक्षक को, इस मामले की जब शिकायत हुई तो एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने पहले जांच के आदेश दिए थे, जिसके पश्चात जो कुछ समय पहले आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया गया है और आगे की जांच सीओ रामनगर गरिमा पंत को सौंपी गई है। मनोज, हाँ बिल्कुल राहुल, निश्चित रूप से, लेकिन जिस तरीके से वर्दी पहने व्यक्ति अगर इस तरीके की हरकत करता है तो एक मैसेज जो जाता है, वर्दी से लोग उम्मीद करते हैं कि वर्दी में जो लोग हैं वो न्याय करेंगे, वर्दी पर भरोसा करते हैं। आम व्यक्ति हो या खास व्यक्ति हो, वर्दी देखकर कम से कम उसको भरोसा होता है कि इस व्यक्ति के द्वारा न्याय दिया जाएगा। लेकिन वर्दी ही जब कटघरे में खड़ा होता है तो लोगों का विश्वास टूटता है, मैसेज समाज में गलत जाता है और ये मैसेज समाज के लिए ना अच्छा है, या ना प्रदेश के लिए अच्छा है, ना देश के लिए अच्छा है। बिल्कुल मनोज जी, देखिए कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाओं को सामने आना निश्चित ही समाज के लिए भी बड़ा गलत संदेश जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिनको हमारी सुरक्षा का दायित्व दिया गया, जिनको समाज की सुरक्षा का दायित्व दिया गया, वही रक्षक अगर भक्षक बनने लगते हैं तो समाज में गलत संदेश जाता है। कहीं ना कहीं इस तरह से वर्दी को संसार करने वाले आरोपी दरोगा के ऊपर जो जांच बैठी है उसमें सख्त कार्रवाई होने की सभी को उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस प्रकार की घटना घटित हुई है तो यह पुलिस महकमे के लिए भी बड़ी शर्म की बात होगी, जिसपे सख्त कार्रवाई करना बहुत ही आवश्यक माना जा रहा है। अब ये तो निर्भर करता है कि जांच में रिपोर्ट क्या आती है, क्योंकि विभागीय जांच ही होती है संबंधित मामले में। तो अब जब जांच की रिपोर्ट आती है तो इसमें कार्रवाई, कठोरतम कार्रवाई होना बहुत ही आवश्यक है, ताकि ये समाज के लिए एक नजीर बन सके और पुलिस विभाग के लिए एक नजीर बन सके कि जिन लोगों को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है वो अपने दायित्व से भटके ना। बिल्कुल राहुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बाराबंकी से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दरोगा की करतूत पर पीड़िता का दर्द फूटा है। जब खाकी पर इस तरीके की घटनाओं का आरोप लगता है तो निश्चित रूप से सवाल खड़े होते हैं। और अब बात करेंगे सीएससी का जानलेवा इलाज। गाजीपुर के कासिमाबाद स्थित सीएससी में एक महिला की सर्जरी के दौरान पेट में बैंडेज छूटने का मामला सामने आया है। आरोप है कि सर्जरी के 1 माह बाद परिजनों ने निजी अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन कराकर पेट में छूटी बैंडेज निकलवाई। शिकायत मिलने पर सीएचओ ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। आपको बता दें, बरेसर थाना क्षेत्र के बदरपुर चांद गांव निवासी नीतीश कुमार समेत दर्जनों ग्रामीणों ने सीएससी कासिमाबाद में विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि 29 दिसंबर 2025 को नीतीश की बहन इंद्रकला देवी का सीएससी में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के आपको बता दें, सर्जरी के दौरान ये बैंडेज पेट में छूटा था, जिसके बाद दोबारा से उनको ऑपरेशन कराना पड़ा।
तो सीएचओ ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी। बस बरेसर थाना क्षेत्र के बदरपुर चांद निवासी नीतीश कुमार समेत दर्जनों ग्रामीणों ने सीएससी कासिमाबाद में विरोध प्रदर्शन किया। उनका दावा है कि 29 दिसंबर 2025 को नीतीश की बहन इंद्र कला देवी का सीएससी में ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के लिए परिवार से 7,000 रुपए नगद और 2,000 रुपए ऑनलाइन शुल्क लिया गया। साथ ही 1,400 रुपए की दवाइयां भी बाहर से मंगवाई गई। परिवार ने बताया कि ऑपरेशन वाले स्थान पर दर्द और मवाद आने पर निजी अस्पताल में इलाज कराया गया, लेकिन राहत नहीं मिली। बाद में वाराणसी के गुरुदयाल अस्पताल में जांच कराने पर पेट में बैंडेज होने की जानकारी मिली। इसके बाद 9 फरवरी को दोबारा ऑपरेशन कर बैंडेज निकालना पड़ा। सीएमओ सुनील कुमार पांडे ने मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर जांच कमेटी गठित की है और रिपोर्ट्स के आधार पर कार्रवाई की बात कही है, लेकिन बड़े सवाल यह है कि सीएससी जहां पर मुफ्त इलाज होना चाहिए वहां पर 7,000 रुपए ऑपरेशन के नाम पर लिए गए, 2,000 अतिरिक्त लिए गए, 1,400 रुपए की दवा मंगाई गई। हजारों रुपए ठगे जाने के, हजारों रुपए खर्च करने के बाद भी किस तरीके से लापरवाही से इलाज हुआ कि पीड़िता के ऑपरेशन के दौरान बैंडेज ही छूट जाता है। जब पीड़िता को मवाद और दर्द और तमाम दिक्कतें हुई, उसके बाद पीड़ित परिवारजनों ने फिर से ऑपरेशन कराया है। हालांकि अब सीएमओ ने कार्रवाई की बात कही। पैसा लिया गया था। पहले 2,000 ऑनलाइन लिया गया था चेकअप का, उसके बाद 5,000 हाथ में लिया गया था। अभी क्या मामला हुआ है आपका? अभी मामला ये हुआ है कि जब 1 महीने बाद वो परेशान थे, 1 महीने तक परेशान थे, उसके बाद जब वो बनारस में लेके गए हैं तो लगातार उनको 1 महीने से पल्स आ रहा था। सड़कें टाका कट गया था और सड़कें पल्स आ रहा था। उसके बाद लेके जब गए बनारस में तो वहाँ पे ऑपरेशन हुआ है, तो ये लोग बैंडेज छोड़े थे पेट में ही। बैंडेज छोड़े तो निकला है। उसके बाद पता चला एक गलती यहाँ की थी, तब सब लोग यहाँ पे आए। प्रकरण की जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से हुई है। जांच कमेटी गठन आज ही कर दिया गया है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इकरार खान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। इकरार, गाजीपुर से ये हैरान करने वाली खबर सामने आई है। सीएससी में ऑपरेशन होता है महिला का, उससे पैसे लिए जाते हैं, लेकिन लापरवाही ऐसी कि महिला के ऑपरेशन के दौरान पेट में बैंडेज छोड़ दिया जाता है। अब उस महिला को दोबारा ऑपरेशन कराना पड़ा। हालांकि सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। क्या है पूरा मामला? जी, जैसा कि आपको बता दें कि जनपद गाजीपुर के कासमाबाद स्वास्थ्य केंद्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि 29 दिसंबर 2025 को एक महिला का ऑपरेशन हुआ था। महिला से हालांकि जो सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल में ऐसे भी कोई शुल्क नहीं होता, निःशुल्क व्यवस्थाएं दी जाती हैं किसी भी मरीज को, लेकिन यहाँ पर 7,000 रुपए एक बार ले लिए गए और 2,000 और 1,400 रुपए की जो बाहर दवाई, जो ट्रीटमेंट में दवाई होती है, वो दवाई को भी 1,400 रुपए का मंगाया गया था, जो कि वो जो मरीज है, मरीज के परिजनों के द्वारा वो ऑनलाइन शुल्क भी दिया गया था। उनके पास ये इस चीज का रिकॉर्ड है। आपको बताते चले कि ये बैंडेज छोड़ने का पूरा मामला आया था। जो महिला के ऑपरेशन के दौरान बैंडेज छोड़ देते पेट में, जिसके बाद महिला की हालत और बिगड़ती जाए, दिन प्रतिदिन उसके पेट में दर्द होता रहा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि वाराणसी के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान यह पता चला कि उनके पेट में बैंडेज छूटा हुआ है, जिसको लेकर के परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिला। वहीं कासमाबाद के सीएससी जो सेंटर पर जो डॉक्टर कार्यरत हैं, उनके खिलाफ परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल आपको बता दें कि यह मामला, पूरा मामला सीएमओ के संज्ञान में है। सीएमओ ने इस बात कही है कि जो भी उसके खिलाफ दोषी होगा उसके खिलाफ जांच करके कार्रवाई करेंगे। हाँ बिल्कुल इकरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल सर्जरी के दौरान महिला के पेट में छोड़ी बैंडेज जो है दोबारा ऑपरेशन कराने के बाद निकली है। सीएमओ ने कार्रवाई के आदेश दिए। फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें मौत का गड्ढा। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर देहात के शिवली कोतवाली क्षेत्र के रूरा शिवली मार्ग पर कड़री गांव के पास देर रात एक युवक की सड़क के किनारे बने गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। घटना अंधेरी रात और घने कोहरे के बीच हुई, जिससे किसी को भनक भी नहीं लगी। बाइक से घर लौट रहा युवक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने पानी के गड्ढे में गिर गया और वहीं फंस गया। युवक गड्ढे में कीचड़ में तड़पता रहा, लेकिन रात भर किसी को इसकी जानकारी तक नहीं हुई। सुबह खेतों की ओर जा रहे किसानों की नजर गड्ढे में फंसे युवक पर पड़ी तो हड़कंप मच गया। ग्रामीणों और राहगीरों ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक को
बाहर निकाला। गड्ढे से बाहर निकलते समय युवक का शरीर अकड़ चुका था। घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई है। इस हादसे ने सड़क पर बने गड्ढों और सिस्टम की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए। पहले यार एक तो रात भर तड़पता रहा कीचड़ में फंसा युवक। रात भर तड़पने लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं हुई। युवक ने इस दौरान दम तोड़ा है। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है। गिर गया है आदमी। सिस्टम की लापरवाही ने युवक की जान ली है। सर्द रात में सड़क के गड्ढे में फंसकर युवक की मौत हुई है। अनियंत्रित होने पर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गया युवक। रात भर तड़पता रहा, कीचड़ में फंसा रहा, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। रात भर तड़पने के दौरान अरमान मलिक हमारे संवाददाता कानपुर देहात से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली है। सर्द रात में सड़क के गड्ढे में फंसने की वजह से, गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? ये मनोज जी, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इसमें कानपुर देहात की जो सिस्टम की है वो काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जिस तरीके से युवक रात के अंधेरे में अपने घर लौट रहा था, वहीं कोयले की जो उनकी चादर छाई हुई थी, उसी वक्त गाड़ी अंदर होके दलदल में जा गई, जिससे युवक रात भर उस दलदल में फंसा रहा। जब मौके पर कुछ ग्रामीण जब अपनी खेत की ओर जब निकले, जब उन लोगों ने देखा, बड़ी मशक्कत के बाद उस युवक को दलदल से निकालने के बाद उसको युवक को अनंत फनन में जिला अस्पताल जब उसको ले गए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। अगर देखा जाए कहीं ना कहीं तो इस तरीके से सिस्टम की इसमें लापरवाही देखने को मिली है। जो गड्ढे हाईवे जो मार्ग है, मार्ग के साइड पे इस तरीके का जो दलदल बना था, अगर सिस्टम कहीं ना कहीं अगर उसको देखता तो जाहिर सी बात है ये हादसा होने से टलता। जी मनोज जी। हाँ बिल्कुल अरमान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रात भर तड़पता रहा कीचड़ में फंसा युवक और अकड़ने से उसकी मौत हो गई। रात भर तड़पने के बावजूद युवक को कहीं से कोई मदद नहीं मिली। सुबह किसानों ने खेतों में जाते दौरान जब युवक को देखा तो उसको बाहर निकाला। अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। और अब बात करेंगे 53वां राष्ट्रीय रामायण मेला। खबर चित्रकूट से, जहां भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में 15 फरवरी से 5 दिवसीय 53वां राष्ट्रीय रामायण मेला आयोजित किया जाएगा। इसे भव्य और दिव्य बनाने के लिए जिला प्रशासन और आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कार्यक्रम में देश भर से रामचरितमानस के मर्मज्ञ विद्वान और सुप्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से मेले को यादगार बनाएंगे। चित्रकूट के जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय रामायण मेला चित्रकूट का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मेले को प्रांतीयकृत मेला घोषित किया है। जिला प्रशासन द्वारा मेले के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राष्ट्रीय रामायण मेला समिति के महामंत्री डॉक्टर करुणा शंकर द्विवेदी ने बताया कि 15 फरवरी को 53वां 5 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण मेला शुरू होगा। इस मेले की परिकल्पना समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। 1973 में शुरू हुए इस राष्ट्रीय रामायण मेले में अब तक देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी समेत दर्जनों केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल शिरकत कर आयोजन की शोभा बढ़ा चुके हैं। रामायण मेला का ये 53वां समारोह होगा। उद्घाटन 15 फरवरी को जगत गुरु स्वामी राघवाचार्य जी अयोध्या के कर कमलों के द्वारा होगा और इसका समापन जगत गुरु स्वामी संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा के कर कमलों के द्वारा होगा। रामायण मेला में देश के कोने कोने से राम कथा के मर्मज्ञ विद्वान आ रहे हैं और दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और मुजफ्फरनगर आदि स्थानों से
सांस्कृतिक दल आ रहे हैं। देखिए, ये एक यहाँ अति प्रसिद्ध राष्ट्रीय रामायण मेला होता है जो स्टेट द्वारा भी प्राधिकृत मेला घोषित है, और यहाँ के इसके संबंध में विभिन्न तैयारियाँ जो बैठक हमारे स्तर पे होती हैं वो बैठक इसकी कर ली गई है सभी स्टेक होल्डर्स के साथ। वहाँ पे विभिन्न, चाहे वो साफ़ सफाई हो, सिक्योरिटी हो, पीने पानी की व्यवस्था, टॉयलेट इत्यादि, वहाँ स्टॉल्स भी विभिन्न प्रकार की लगती हैं, फूड स्टॉल्स भी लगती हैं, वहाँ झूले भी लगते हैं, कई प्रकार के जो हैं वहाँ पे आयोजन जो है वो किए जाते हैं और कल्चरल परफॉर्मेंसेज होती हैं। अब उत्तर प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। खबर लखनऊ से, जहां यूपी के मत्स्य पालन विभाग के मंत्री संजय निषाद ने विभाग को 600 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का आभार जताया। उन्होंने दावा किया कि पूर्व में मत्स्य विभाग को इतना बड़ा बजट तो दूर कोई तवज्जो तक नहीं दी जाती थी। आइए सुनते हैं संजय निषाद का क्या कुछ कहना है। 645 करोड़ रुपए आए हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। जिस विभाग को कोई जानता नहीं था उस विभाग के लिए अभी बड़ी हेचरीज है 119 में यहाँ, और एक फिश पार्क है, मंडी है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में है, मुख्यमंत्री। ये सारी योजनाएं तभी संचालित हो सकती है, विकास की धारा में आएंगे कि जब बजट आएगा, और बजट है उस बजट के मुताबिक। और जिन लोगों ने बजट बनाया है सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। प्रेस मीडिया को इसलिए बधाई देता हूँ कि आपने हमेशा सहयोग किया है उत्तर प्रदेश को फिर से सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में, और हम इसीलिए रेवेन्यू प्लस हैं, हम घाटे में कम हैं। आज के दिन में हम हर क्षेत्र में विकसित कर रहे हैं, तो रेवेन्यू प्लस है तभी हम कर सकते हैं। राजनीति में रहा है और आज के दिन विकास में भी रहा है, तो इसलिए मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। बाबरी मस्जिद बन रहा है मुर्शिदाबाद में, क्या यूपी विधानसभा चुनाव पर इसका असर होगा? हिंदू मुसलमान का चुनाव होगा या विधानसभा? देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके पास भारत के लिए कोई सोच नहीं है, न तो अपने समाज के लिए सोच है। जिनको आप लोग बार बार करते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है? मुसलमानों की दशा क्यों खराब है? बताए ना जवाब दें पहले। तो इसके मतलब आप मुसलमानों के विकास के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, उनको विकास की धारा में नहीं चाहते हैं, और उनको धार्मिक उन्माद में उलझा के उन्हें आप बर्बाद करना चाहते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना मुसलमानों की दशा SC/ST से खराब है। तो ये लोग खाली धर्म के आधार पर उन्हें उलझाना चाहते हैं, और मुसलमान भी इसी भारत के नागरिक हैं। हम चाहते हैं कि धर्म बदल दिया है, लेकिन उनके भी बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें। इस तरह हिंदू मुसलमान में न उलझाएं बल्कि विकास में उलझाएं। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने वंदे मातरम को लेकर कहा कि वंदे मातरम देश का गीत है और इसको अनिवार्य किया है तो बहुत अच्छा है, सबको मिलकर इसको गाने दो। वंदे मातरम ये हमारे देश के गुणगान का ये गीत है, और इस गीत से देश के आम जनमानस की श्रद्धा जुड़ी है, उनकी आस्था जुड़ी है, उनका विश्वास जुड़ा है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, हम अपने देश का गुणगान कर रहे हैं, हम अपने देश की मिट्टी का गुणगान कर रहे हैं, इनके खेतों का गुणगान कर रहे हैं, हरियाली का गुणगान कर रहे हैं। तो देश के गुणगान करने वाला ये जो गान है, हम सबको इस पर गर्व है, और हम सबको इसके प्रति अपना जो है सम्मान जरूर दिखाना। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।